हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कैन यू प्लीज़ चेक इज साउंड एंड स्क्रीन ऑल आर प्रॉपर, बोथ द थिंग्स आर प्रॉपर? हेलो रेनू, हेलो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ओके, सम स्टूडेंट सेइंग यस मैम। ओके, थैंक यू बेटा। और सब कैसे हैं? आपकी वेकेशंस कैसे जा रही हैं? बढ़िया। सो वेकेशंस में आप पढ़ रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन इज़ ऑल्सो ओके, जस्ट कंफर्म कर दीजिए बच्चों एक बार। ओके ओके रेणु शर्मा, थैंक यू बेटा। So we'll wait for another 2 minutes, then we will go live with our doubt class. Hello everybody. You can also mention your school also beta. You can mention the name of your school. Good evening everybody. आपने प्लायो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ओके, सरबती सिंह, ओके ओके बेटा, यू आर लिसनिंग, ओके वेरी गुड बेटा। ओके बेटा, so I am Neeru from Government Girls Middle School Kamari from Hisar, and today we will take our doubt class of second chapter of science, that is the matter around us pure? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इस चैप्टर के जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, पहले आपने वीडियोस भी देखे हैं बच्चों, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, हेलो पवन, सतपाल, एवरीबॉडी इज ज्वाइनिंग, गुड। You can share the class with other students also. Good beta, good. ओके ओके, हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। कुछ बच्चे कह रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल हिंदी में ही करेंगे बच्चों हम। तो वी विल स्टार्ट विद अवर लेसन। हम अपने लेसन के साथ स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम जो है बच्चों आपका वही है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इज द मैटर अराउंड अस प्योर? तो अब इस लेसन के नाम में ही बच्चों दो शब्द आपके जो हैं वो मेन है ना। एक शब्द है आपका मैटर, वन वर्ड इज अप योर मैटर, एंड अदर इज प्योर। तो मैटर के बारे में आप पिछले फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होते हैं, पदार्थ क्या हैं आपके। पदार्थ क्या है और वो शुद्ध है या नहीं है। तो मैटर हमारे हैं बच्चों पदार्थ, और दूसरा वर्ड जो हमारे पास है वो है शुद्ध, यानी कि प्योर। तो यहीं से हमारा चैप्टर जो है, हम मतलब कॉन्सेप्ट्स हम पिकअप करेंगे अपने, कि जो भी हमारे मैटर्स हैं वो प्योर हैं या किस तरह से हैं। ओके, तो आप मुझे एक बात बताइए सब बच्चे, कि क्या हमारे पास जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी शुद्ध होते हैं? आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, कि क्या जो सभी पदार्थ हमारे पास होते हैं वो शुद्ध होते हैं? तो आप कहेंगे कि यस मैम शुद्ध होते हैं वो पदार्थ, है ना। लेकिन सभी पदार्थ शुद्ध होते हैं? अब जैसे हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कौन से पदार्थ जो हैं हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। तो क्वेश्चन को हम एक बार बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस हैं क्या बच्चों हमारे। प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो
क्या है, प्योर सब्सटेंसेस जो है हमारे वो क्या है, हम ये देख लेते हैं एक बार कि प्योर सब्सटेंसेस को आप किस तरह से देखिए। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक है घी और एक है दूध। तो अगर हम आम भाषा में बात करें बच्चों तो ये हमारे लिए शुद्ध पदार्थों की कैटेगरी में आते हैं। जब हम आम भाषा में बात करते हैं किसी कॉमन मैन के लिए ये दोनों चीज़ें क्या है बच्चों, शुद्ध हैं। जब हम कहते हैं कि ये पदार्थ शुद्ध हैं, तो अगर हम कभी कहते हैं तो देसी घी, शुद्ध दूध, इनकी हम बात करते हैं। लेकिन आप बच्चों क्या हैं, आप हमारी नज़र में एक साइंटिस्ट माइंड के बच्चे हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे पदार्थ को हम जज करेंगे कि वो शुद्ध है या नहीं है। मैटर जो है वो शुद्ध है या नहीं है, उसको हम कैसे जज करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए, मैटर जो है आपके लिए ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, पदार्थ पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं पदार्थ की डेफिनेशन। कोई बच्चा मुझे बता सकता है पदार्थ की डेफिनेशन क्या है बच्चों? पदार्थ की डेफिनेशन कोई बच्चा मुझे बता सकता है? वैसे यहाँ लिखी हुई भी है, पदार्थ जो होते हैं आपके स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्थान घेरते हैं और उनमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ जो होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनमें द्रव्यमान होता है। तो अब हम एक तरह से पदार्थों को पिछले चैप्टर में भी क्लासीफाई कर चुके हैं और हम यहाँ पे फिर से क्लासीफाई करते हैं उसको। लेकिन अब हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो डिफरेंट। तो पदार्थ जो हैं दो प्रकार के हैं हमारे पास यहाँ पर, एक है आपके शुद्ध पदार्थ और दूसरे हैं मिश्रण। अगर हम सिंपल अपोजिट करें तो हम कह सकते हैं कि ये अशुद्ध पदार्थ हैं, लेकिन हम इनको नाम दे रहे हैं मिश्रण। तो अब आ रही है बच्चों, साउंड आ रही है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। वेरी गुड बच्चों, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो शुद्ध पदार्थ जो हैं बच्चों, उसको भी आप फर्दर फिर क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको भी आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं अपना उसको आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चों दो पार्ट्स में। एक है बच्चों आपके तत्व, एक है आपके तत्व और एक है आपके यौगिक। तत्व जो होते हैं बच्चों एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। और इसके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इस फ्लो चार्ट से बच्चों आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% चैप्टर कवर हो जाएगा। तो तत्व जो हैं उनको हम फिर फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं। तत्व जो हैं उनको हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे किसमें? ये हैं धातु, अधातु और उपधातु, यानी कि मेटलॉइड्स। ओके, और दूसरा हमारा यौगिक है ही। इसी तरह मिश्रण भी जो है बच्चों दो प्रकार के हैं हमारे। कौन कौन से हैं देखिए आप, एक है समांगी मिश्रण जिनको हम होमोजीनियस मिश्रण भी कहते हैं, और दूसरे हैं बच्चों विषमांगी मिश्रण। दूसरे हैं विषमांगी मिश्रण। अब मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा से एक बार सुनिए आप, कि शुद्ध पदार्थ जो हैं वो एक ही प्रकार के कणों से बने हुए होते हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो तत्व हैं हमारे एलिमेंट्स, तत्व को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। एलिमेंट्स जो हैं बच्चों वो, अगर मान लो मैं किसी भी तत्व की बात कर रही हूँ, जैसे मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ, आयरन की बात कर रही हूँ, तो उसमें सभी कण जो होंगे किसके होंगे? गोल्ड के होंगे, आयरन के होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कण जो हैं वो अलग अलग और भी किसी चीज़ के होंगे, नहीं, उसमें सभी कण जो हैं आपके गोल्ड के होंगे। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन यहाँ से आपको पता चल रही है। एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों? एलिमेंट्स वो हैं जो एक ही प्रकार के, तत्व क्या हैं जो एक ही प्रकार के एटम्स या कणों से बने हुए होते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर अब हमारे पास प्योर सब्सटेंस की एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए दे दी है। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई दूसरा कण भी विद्यमान होगा, नहीं, उसमें हमेशा एक ही प्रकार के कण होंगे। जैसे
यहाँ पर एक एग्जांपल आप देखिए, गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ऐसा नहीं कि गोल्ड में कोई और कण होंगे या कोई किसी और प्रकार के कण आपको मिलेंगे, नहीं, उसमें सभी कण जो भी होंगे वो किसके होंगे, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के, यानी सोने के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई और कण मिश्रित होंगे। ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो उसमें सारे कण ऑक्सीजन के होंगे। इसी प्रकार वाटर आपको पता ही है क्या होता है, H2O। इसमें एलिमेंट्स तो 2 हैं बच्चों, लेकिन आप देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसमें आपके पास सभी कण जो होंगे वो H2O के ही होंगे। तो इसको हम आगे जाके और एक्सप्लेन करेंगे कि 2 एलिमेंट्स से बना हुआ है, फिर भी ये शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में कैसे आता है। अब देखिए आपके पास एक विजुअल आ रहा है जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है ना। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर आपको ब्लड की एक पिक्चर दिखाई दे रही है, आपको एक दिखाई दे रहा है कि, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, ये रक्त में कौन सा जो है एलिमेंट होता है, रक्त में कौन सा एलिमेंट होता है। कौन बच्चे आप ट्राई कीजिए, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, रक्त में RBC होते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है। और इसी तरह यहाँ पर ये पालक का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक एलिमेंट होता है जो हमें बार बार कहा जाता है कि हम खाएं इसको, पालक को, और इसकी कमी के कारण एक रोग भी हो जाता है। तो इसकी कमी के कारण एक रोग भी हो जाता है, तो वो बता सकता है कोई बच्चा मुझे कि क्या, कौन सा कण होते हैं बच्चों, कौन सा एलिमेंट है वो, एलिमेंट का नाम क्या है बच्चों। रक्त में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, आयरन, Fe, है ना। और इसी तरह पालक में भी क्या होता है, आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि पालक खाइए। और आपको ध्यान भी होगा, स्कूलों में भी एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम बच्चों को वीकली जो है आयरन टैबलेट्स देते हैं बच्चों, है ना। तो आयरन यहाँ पर क्या है, ये एक एलिमेंट ही है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना एलिमेंट्स में और उसमें। और यहाँ पर आपको एक और चित्र दिख रहा है जिसमें आपको अस्थियाँ दिख रही हैं, हड्डियाँ दिख रही हैं। तो हड्डियाँ जो होती हैं, अस्थियाँ जो होती हैं, वो किस चीज़ से बनी हुई है बच्चों, अस्थियाँ जो होती हैं कैल्शियम से, किस चीज़ से बनी होती हैं, अस्थियाँ हमारी जो होती हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं। तो ये भी क्या है, हमारा कैल्शियम जो है वो भी क्या है, हमारा एक तत्व है। तो इस तरह से जो चीज़ें बिल्कुल प्योर, यानी कि गोल्ड है तो गोल्ड है, गोल्ड के ही सभी उसमें एटम्स हैं। अगर आयरन की बात करें तो उसमें आयरन के ही सारे एटम्स हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के एटम्स हैं। इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आगे चलते हैं हम अपना। हाँ, कुछ बच्चों के अभी मेरे को फिर से कमेंट्स मिल रहे हैं, स्थान घेरता है बच्चों, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम अपना, कि अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये देखिए आपको एक ये एलिमेंट्स की स्लाइड भी दिख रही है बच्चों, कि एलिमेंट्स हमारे होते कहाँ पर हैं। आप कहेंगे कि एलिमेंट्स कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, तो ये देखिए आपको पूरी एक एलिमेंट्स की यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है। इसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं बच्चों। एलिमेंट्स की जो आपको ये पिक्चर शो रही है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। आपने साइंस लैब में इसको ज़रूर देखा होगा बच्चों, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं बच्चों, हमने शुरू वाली आप जो हमने फ्लो चार्ट बनाया उसको आपने भूलना नहीं है बच्चों। एलिमेंट्स यानी जो तत्व थे हमारे, उसको हमने तत्व, एलिमेंट्स को ही हम तत्व बोलते हैं। एलिमेंट्स को हमने किस में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, धातु, अधातु और उपधातु। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो अब यहाँ पर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में भी आप देख सकते हैं कि जो इधर वाले हमारे हैं ये क्या है, ये मेटल्स या धातु हैं, और जो हमारे पास इधर से स्टार्ट हो रहे हैं इस साइड, ये हमारे अधातु हैं। और बीच में ये जो लाइन आ रही है आपके पास एक, ये हमारे क्या है, उपधातु हैं। अब धातुओं में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उनको उन गुणों के कारण हम उनको उपयोग करते हैं।
ठीक है। अधातुओं में भी होते हैं। तो धातुओं में जो मुख्य गुण हैं वो क्या है आपके पास, आपको ये भी समझ लेना चाहिए यहीं पे कि धातुएं जो होते हैं, लगभग धातुएं कैसी होती हैं बच्चों, ठोस होती हैं। लगभग धातुएं ठोस होती हैं और विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, ये सुचालक होती हैं। ये सब लोअर क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। तो और धातुएं जो होती हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनिक होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, यानी कि कैसी, उनमें से रिंगिंग साउंड आती है। सोनोरस कहते हैं हम इंग्लिश में उसको, और हिंदी में हम कहते हैं ध्वनिक। ठीक है। और इसके अलावा जो है धातुएं हमारी ऊष्मा की सुचालक, ठोस, ध्वनिक, और उनमें एक चमक होती है बेटा। धातुओं में आप देखिए सोना, चांदी, इनमें एक चमक होती है। ठीक है। अब अधातु, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो धातुओं में होती है बच्चों, वो क्या होती है कि धातुएं जो होती हैं हमारी आघात वर्धनीय होती हैं। क्या होती हैं, आघात वर्धनीय, और तन्य भी होती हैं बच्चों धातुएं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि इनके क्या मतलब हैं। धातुएं हमारी होती हैं आघात वर्धनीय और तन्य। तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। और तन्यता का मतलब होता है कि इनसे पतली तारें बनाई जा सकती हैं। अब अधातु को अगर हम देखेंगे तो अधातु, अ लग गया इसके पीछे, सारे अपोजिट गुण। अधातुएं लगभग जो होती हैं बच्चों वो तरल या फिर गैसीय अवस्था में होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इस तरह से। और ये ना तो ध्वनिक होती हैं, चमक नहीं होती इनमें, ऊष्मा की और विद्युत की कुचालक होती हैं, आघातवर्धनीय भी नहीं होती और तन्य भी नहीं होती। तो इससे ही रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी बाद में करेंगे बच्चों। और उपधातु जो होती हैं बच्चों, उनके गुणधर्म जो होते हैं इन दोनों के बीच के होते हैं। धातु और उपधातु के जो बीच के गुणधर्म हैं वो आपको उपधातु में दिखाई देंगे। ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे अब कॉन्सेप्ट को अप्लाई यहाँ पर करेंगे। हमने पढ़ लिया है बच्चों कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अपने प्योर सब्सटेंसेस एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों कि निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थों के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही कणों से बने होते हैं, तो ये बात सही है। ठीक है। और दूसरा है शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं। और तीसरा है शुद्ध पदार्थ की संरचना एक जैसी होती है। तो आंसर करो बच्चों आप इस क्वेश्चन का। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बच्चों। चलो आप बताइए मुझे कि इनमें से 1, 2, 3 में से आप बता सकते हैं मुझे। एक ही लाइन में आप आंसर करने की कोशिश कीजिए कि कौन से ऑप्शंस आपको ठीक लग रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। निम्न में से शुद्ध पदार्थों के लिए कौन सा सही है, आपको कौन सा सही लग रहा है इसमें से। क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ बच्चे अगर मुझे कमेंट करके बता सकें कि भाई कौन सा ऑप्शन उनको ठीक लग रहे हैं, अदरवाइज फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हमने फर्स्ट उसमें ही पढ़ा बच्चों कि शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल्स से बने होते हैं। तो ऑब्वियसली ये बात तो ठीक है बच्चों। ओके। दूसरी लाइन देखिए आप क्या कह रहा है। ये शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं। अब यौगिक तो हो सकते हैं वो, लेकिन मिश्रण नहीं होंगे बच्चों। शुद्ध पदार्थ मिश्रण नहीं होंगे, तो ये हमारा फॉल्स है। और शुद्ध पदार्थ की संरचना जो होती है वो एक जैसी होती है, ये भी ठीक है। अब मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया गोल्ड का या सोना जो है उसका एग्जाम्पल दिया, जो कि एक धातु है बच्चों। और इसमें सभी कण किसके हैं, सिर्फ सोने के कण हैं। ऐसा थोड़ी कि उसके अंदर कोई और कण छुप कर बैठा है, कोई और कण उसमें आपको दिखाई देगा, नहीं। उसमें सभी कण जो हैं, तो इसमें हमारे ऑप्शंस जो ठीक होंगे वो कौन से हो जाएंगे, 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन जो है हमारे ठीक होंगे।
अगर आपको ये समझ आ गया तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करके मुझे बता दीजिए कि आपको ये समझ आ गया है बच्चों। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना। आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करके मुझे बताइए कि आपको समझ आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि क्लास की हमारा जो टाइमिंग्स हैं वो फिक्स है बच्चों, तो आप थोड़ा सा फास्ट करिए प्लीज़। कर तो रहे हैं। इसमें शो नहीं हो रहा। हाँ देखिए, अब कुछ बच्चों के आंसर्स मुझे आ रहे हैं, तो वेरी गुड बच्चों, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। दिस इज़ द वे आई वांट, यही मुझे चाहिए था कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। तो वेरी गुड बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे देख के बता सकते हैं कि ये एक आपको एलिमेंट दिख रहा है, गोल्ड। ऑल द पार्टिकल्स आर गोल्ड, ऑल द पार्टिकल्स आर ऑफ गोल्ड। सभी पार्टिकल्स यहाँ पर सोने के हैं बच्चों, है ना। कोई भी इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, सब सोना। और यहाँ पर दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चों, पानी। ये क्या है आपके पास, पानी, यानी कि H2O। अब आप ये भी कह सकते हैं मुझे कि मैम ये तो दो एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन फिर ये शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में कैसे आएगा। वेरी गुड बच्चों, अभी मुझे आपके आंसर सबके दिख रहे हैं, सो क्लैपिंग फॉर यू, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। और आगे चल के देखिए, अब आप H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए कि क्या आप इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब ये पूरा पानी है, इसमें सभी कण किसके हैं, पानी के हैं। आप ऐसे नहीं कि इसमें हाथ डालें और ऑक्सीजन निकाल लें, हाथ डालें हाइड्रोजन निकाल लें, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो सभी कण जो हैं इसमें किसके हैं, पानी के हैं, और वो अच्छी तरह से एक फिक्स्ड रेशो में कंपाउंड्स, यानी जो हमारा यौगिक होते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एलिमेंट्स का कर चुके हैं, अब हम यौगिक के कॉन्सेप्ट पे आ गए बच्चों। तो यौगिक जो होते हैं उनका जो संगठन होता है, वो जो उनका संगठन है वो फिक्स है, यानी कि नियत है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है पानी में जो मिले हुए हैं, वो किस रेशो में मिले हुए हैं, ठीक है, वो किस रेशो में मिले हुए हैं, किसी बच्चे को पता है तो आप बता सकते हैं मुझे। वो 1:8, 1:8 के रेशो में मिले हुए हैं। तो इस तरह से मुझे पता चल रहा है कि ये जो है एक फिक्स रेशो में मिले हुए हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हम इनको भौतिक विधियों से अलग भी नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं, यौगिक या कंपाउंड्स हम इनको बोलते हैं। दो एलिमेंट्स से बने, दो या दो से अधिक तत्वों से बने हुए जो होंगे वो आपके क्या हैं, यौगिक हैं। और उनमें जो है रेशो जो होगा वो फिक्स होगा। अब जैसे यहाँ पर आगे आपके पास स्लाइड, तो वाटर का तो हमने देख लिया कि पानी का हमने देख लिया कि H2O है। दूसरी स्लाइड में आपको, दूसरी पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, मुझे कोई बता सकता है कि दूसरी पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, आपको क्या लग रहा है ये, जिस पे मैं मार्क कर रही हूँ। वेरी गुड बच्चा, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, 1:8, वेरी गुड बेटा। अब दूसरी स्लाइड में आप मुझे बताइए कि ये आपको क्या दिख रहा है। ये तो H2O है, हमारा जल जो है H2O है। ये भी आपने लैब में ज़रूर देखा हुआ होगा बच्चों, हम बहुत यूज़ करते हैं इसको। कोई बच्चा मुझे बता सकता है, तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। वेरी गुड बेटा, ये भी ठीक बात है आपकी कि तत्व जो है उनमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे यौगिक बनते हैं। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो हमारे पास पानी आ गया, नहीं, उनके बीच में एक रासायनिक आबंध बनने से ही हमें जो है H2O प्राप्त होगा। अब कोई बच्चा मुझे ये बताए कि ये दूसरा जो दिख रहा है वो क्या है। ये है बच्चों कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट भी क्या है बच्चों, एक यौगिक ही है। कॉपर सल्फेट क्या है, एक यौगिक है। देखिए इसमें कॉपर भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो कॉपर सल्फेट भी क्या है, एक यौगिक है। और ये भी जो है, इसको भी हम ऐसा नहीं है कि इसमें से कॉपर निकाल लें। और ये भी देखिए आप, दूसरी बात और समझने की कोशिश कीजिए। अब इसमें जो तत्व हैं जल में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपने लोअर क्लासेस में 8th में पढ़ा होगा कि
कुछ बच्चे इसको सर्फ लिख रहे हैं। हाँ, ये सर्फ जैसा दिख रहा है बच्चों, हम क्लास में भी बच्चों को जब बताते हैं वेरी गुड कॉपर सल्फेट, बच्चे आंसर कर रहे हैं वेरी गुड बेटा, तो दिखने में ये कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। ओके, वेरी गुड बेटा। तो अब एक और पॉइंट को और समझिए आप कि देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यानी जो तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब इन अलग अलग देखें तो हाइड्रोजन जो है क्या करती है, बहुत कंबस्टिबल दहन हो जाता है इसका, और ऑक्सीजन जो है जलने में सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। इंडिविजुअल अगर हम अलग अलग तत्वों की बात करें, और वाटर क्या करता है, आग को बुझा देता है, यानी इसके गुण धर्म जो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग है। इसी तरह यहाँ पर कॉपर सल्फेट में भी इसी तरह हम इनको अलग अलग फिजिकल भौतिक विधियों से हम इनको अलग नहीं कर सकते बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। अमन, पवन, वेरी गुड बेटा। ये सर्फ नहीं है अमन, इट इज़ कॉपर सल्फेट बेटा। ओके, तो ये क्या है हमारे यौगिक। अब यहाँ पर आपको सारे कॉपर सल्फेट के ही कण मिलेंगे, यहाँ पे सारे आपको वाटर के ही कण मिलेंगे, कोई मिक्सचर नहीं है, कुछ नहीं मिला हुआ इसमें। तो ये क्या है हमारे कंपाउंड्स, इनको फिजिकल विधियों से अलग नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आगे आपके लिए क्वेश्चन बच्चों, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, साधारण नमक NaCl दो तत्वों को निश्चित अनुपात में, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यौगिक जो है निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाने से बना है। यह किस प्रकार का पदार्थ है? जल्दी से मुझे ऑप्शंस में से देख के बताइए आप। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में से मुझे फटाफट देख के बताइए आप, बिल्कुल फटाफट कि क्या है ये ऑप्शंस में से। सोडियम क्लोराइड जो है हमारा, जो एक हम जो घर पे नमक खाते हैं बच्चों, जो टेबल सॉल्ट होता है हमारा, टाटा नमक। ओके, तो फर्स्ट तो ठीक है बेटा। एक और ऑप्शन भी देखिए आप इसमें, वेरी गुड। अब कुछ बच्चे फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं बेटा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डी ऑप्शन भी है यहाँ पर। डी ऑप्शन की तरफ भी देखिए प्लीज। तो डी ऑप्शन में ए और सी, ए भी सही है हमारा और सी भी सही है। शुद्ध पदार्थ भी है नमक, वेरी गुड। ऑप्शन डी आंसर आ रहा है सरबती, वेरी गुड बेटा। तो अब आपने यही थोड़ा सा ध्यान रखना है पेपर में भी कि कभी कभी आपको फर्स्ट ऑप्शन ठीक लगता है तो आप उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन आप दूसरे ऑप्शंस भी देखिए। तो यहाँ पर ये मिश्रण तो नहीं है, सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ मिक्सचर। सोडियम ऐसा नहीं कि सोडियम और क्लोरीन को उठाया, मिला दिया और एक मिश्रण बना दिया, नहीं, ठीक है। तो ये केमिकली रासायनिक रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बच्चों। ओके, वेरी गुड, गुड आंसर्स बच्चों। तो अब एक हम पिक्चर के फॉर्म में भी आपको मैं अब दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये फ्लो चार्ट तो नहीं, इसको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कहेंगे हम। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है कि आपके पास आपको प्योर सब्सटेंसेस भी दिख रहे हैं और मिक्सचर्स भी दिख रहे हैं, यानी शुद्ध पदार्थ भी दिखाई दे रहे हैं। शुद्ध पदार्थ में देखिए आप सभी कण जो है एक जैसे हैं बच्चों। सभी कण कैसे हैं? अभी भी आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के, वेरी गुड बेटा। ए और सी लोकेश, वेरी गुड आंसर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, अब इतना तो आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को कि इंग्लिश हिंदी कोई हमारे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है बेटा साइंस में। शुद्ध पदार्थ जो हैं उनमें एलिमेंट्स देखो, तत्व देखो बेटा, सब एक जैसे है ना। पिक्चर से आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। अब कंपाउंड्स में देखो फिक्स रेशो में, एक निश्चित रेशो में जो होते हैं कंपाउंड्स में मिले हुए होते हैं, निश्चित रेशो में, निश्चित अनुपात में। तभी आपको यहाँ पर दो कलर की जो डॉट्स दिख रही हैं वो देखिए बिल्कुल फिक्स से मिक्स हुई हुई हैं। पर्पल और ग्रीन कलर की जो डॉट्स हैं तो निश्चित अनुपात में जो है मिले हुए होते हैं। जैसे अब आप बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम आपने अभी देख लिए, अभी आपने एग्जाम्पल देखा सोडियम क्लोराइड, H2O, इसके अलावा कॉपर सल्फेट। तो ये सब हमारे क्या थे बच्चों? कंपाउंड्स, यानी कि यौगिक। हिंदी में भी नाम आप याद कर लें इसका, यौगिक। और ये हैं हमारे दोनों शुद्ध पदार्थ। दोनों क्या हैं हमारे? शुद्ध पदार्थ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
आप अपना पिछला जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें बच्चों। एलिमेंट्स में हम ये भी पढ़ चुके तत्व में कि धातु क्या है, एलिमेंट्स को हमने जब डिवाइड किया था अधातु क्या है और उपधातु क्या है। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ बच्चों कि जो दो धातुएं, दो एलिमेंट्स जो हैं कमरे के तापमान पर जो होते हैं द्रव अवस्था में होते हैं, बाकी सबको छोड़ के। कौन कौन से हैं वो? मरकरी और एक होता है ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन जो हैं ये दो तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर कैसी अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। मरकरी का उपयोग आप जानते ही होंगे, हम थर्मामीटर में करते हैं। तो ये क्या है? मरकरी, MERCURY, मरकरी। थर्मामीटर में इसका उपयोग होता है, चमकीली धातु है ये। और ब्रोमीन जो है वो क्या है बच्चों? अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स, आपके दिमाग में मिक्सचर शब्द आते ही मुझे ये बताओ। ओके, अंजलि इज सेइंग सम डाउट इज देयर। आप क्वेश्चन लिखिए बेटा अपना। अंजलि, यू कैन राइट योर क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन लिखिए, क्लियर माई डाउट। बताइए या तो आपका डाउट क्लियर हो गया या आपको डाउट है तो उसको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो मिक्सचर्स जो होते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रण शब्द से मुझे ये बताइए आप क्या समझते हैं बच्चों? मिश्रण मतलब कोई भी दो चीज़ें उठाई उसको मिला दिया। मिक्सचर बहुत कॉमन शब्द है। अगर आप बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में हम बात करें तो भुजिया जो है आपका एक मिक्सचर है, कई सारी चीज़ें उसमें हमने मिला दी, बोलते भी उसको मिक्सचर है, हल्दीराम का मिक्सचर भुजिया, है ना। तो और यहाँ पर देखिए अब आपको दो तरह के फिर मिश्रण दिखाई दे रहे हैं। अब एक है होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण, ठीक है। यहाँ पर नया पदार्थ कुछ नहीं बनेगा बच्चों, आपको ये भी याद रखना है कि नया पदार्थ कुछ नहीं बनेगा। होमोजीनियस मीन्स समांगी, मिश्रण के कण समान रूप से फैले हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉट्स के द्वारा कि पर्पल और ग्रीन कलर की जो डॉट्स हैं वो बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। और दूसरा है बच्चों हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। दूसरा क्या है? विषमांगी मिश्रण, जिसमें कि जो मिश्रण के कण हैं वो बहुत अच्छी तरह से नहीं मिले हुए मिक्सचर्स दो या दो से अधिक पदार्थों से बने होते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, ये कि बहुत बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं ये कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिलाने से जो बनते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से नहीं मिले हुए, ये वैसे ही हमने इनको बस मिक्स कर दिया, कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनेगा। अब हम आते हैं अपना जैसे थोड़ा सा और डिटेल में हम कर लेते हैं कि समांगी मिश्रण किस तरह का है। समांगी मिश्रण जो है बच्चों हमारा होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो कैसे मिश्रण है? मान लो कि एक हमने बीकर लिया, उसमें हमने पानी और नमक को मिला दिया, पानी और नमक को मिला दिया। तो ये कैसा मिश्रण? इसमें जो कण होंगे मिश्रण में वो सभी रूप से समान रूप से नमकीन होंगे, सब कण एक जैसे ही होंगे, ठीक है। और ये जो होंगे उसमें कोई भी कणों में कोई आपको अलग अलग, ऐसा नहीं कि पानी में नमक आपको अलग दिखाई दे रहा है, नहीं, वो पूरी तरह से आपको मिक्स दिखाई देगा। मिश्रण के कण जो होते हैं उनका आकार यहाँ पर बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। मिश्रण के कण जो होते हैं उनका आकार यहाँ पर बहुत छोटा होता है बच्चों। कितना छोटा होता है? लगभग 10⁻⁹ मीटर ही इनका व्यास होता है, यानी 1 नैनोमीटर से भी ये कम इनका व्यास होता है। बहुत छोटे कण होते हैं, अच्छी तरह घुले हुए होते हैं और इनको हम देख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मिश्रण के कण आपको दिखाई देंगे। दूसरा जो मिक्सचर है हमारा हेटेरोजीनियस या विषमांगी मिश्रण जिसको हम कहते हैं। विषमांगी मिश्रण जो है, अब इसमें जो मिश्रण के कण होंगे वो कैसे होंगे बच्चों? बड़े बड़े कण। जैसे अगर पानी में हमने चौक का या मिट्टी डाल दी तो उसमें क्या होगा कि आपको कुछ कण जो हैं अलग अलग सभी दिखाई देंगे। पानी में अगर हमने मिट्टी डाल दी
तो ये आपका एक विषमांगी मिश्रण बन जाएगा। शब्द से भी, नाम से भी आपको समझ में आ रहा है बच्चों ये विषमांगी मिश्रण है। किस तरह का मिश्रण है हमारा? विषमांगी मिश्रण है। तो इसमें जो है मिश्रण के कणों का साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये आपको सामने पिक्चर आ गई कि जल में नमक का जो मिश्रण है वो किस तरह का है? समांगी मिश्रण। और अब यहाँ पर हम एक तरह से और देख लेते हैं कि 3 भागों में अब हम मिश्रण को भी हमने 2 भाग कर लिए, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब सॉल्यूशन यानी कि विलयन क्या होते हैं बच्चों के। विलयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? विलयन जो है समांगी मिश्रण का ही एक तरह से उदाहरण है बच्चों। तो अब समांगी मिश्रण हम सिर्फ पानी और जल की बात नहीं करेंगे, ठीक है? आप इंग्लिश में भी बता रही हूँ बच्चों मैं आपको, है ना। तो सिर्फ हम जल, अगर मान लो हम दोनों, एक मान लो आपका नमक है और एक आपका नमक है और एक जल है, तो यहाँ पर आपका मिश्रण कैसा बना? इसमें यहाँ पर ये ठोस है आपका और ये द्रव है, ठीक है, ये सॉलिड, ये लिक्विड। और यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, मुझे बताओ आप, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रही है। तो कोल्ड ड्रिंक किस प्रकार का मिश्रण है बच्चों? किस प्रकार का मिश्रण है ये? कोल्ड ड्रिंक जो है किस प्रकार का मिश्रण है? कोल्ड ड्रिंक जो है बच्चों, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे डाउट बोल रहे हैं बट वो बता नहीं रहे कि उनको किस चीज़ का डाउट क्लियर करना है। कोल्ड ड्रिंक में जो है बच्चों आपके पास गैस और द्रव का मिश्रण है, जल और गैस का मिश्रण है, और यहाँ पर आपको एक ये धातु दिख रही है। तो यानी कि ये 2 धातुओं का, यानी 2 ठोस पदार्थों का मिश्रण है। तो जब भी कोई समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जो हो, तो मिश्रण इस तरह से 3 तरह के हो सकते हैं, ठोस और द्रव, गैस और द्रव, और ठोस और ठोस, यानी 3 प्रकार के हो सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों। थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। अब एक पॉइंट और आप पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई भी जो विलयन है या सॉल्यूशन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनेगा बच्चों, 2 चीज़ों से मिलकर बनेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी हमारी है सॉल्यूशन की। इसमें 2 चीज़ें हैं बच्चों, एक है विलय, एक है विलय पदार्थ, और दूसरा है विलायक। दूसरा क्या है? विलायक। विलय वो है जो किसी चीज़ में घुला हुआ है। जैसे अब अगर हम इसी का ही एग्जाम्पल ले लें, जल और नमक का, तो इसमें घुला हुआ कौन है? नमक। तो नमक क्या है? हमारा विलय पदार्थ है, ठीक है। और विलय जो है इसको हम इंग्लिश में ही सॉल्यूट भी कहते हैं। विलायक जो है हमारा क्या है? सॉल्वेंट। इसमें पानी में ये घुला हुआ है। इन दोनों को मिलाने से हमारे पास विलयन बनता है, यानी कि सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो नमक यहाँ पर कम मात्रा में है, और तो ये एक तरह से घुला हुआ है, पानी में क्या है? ये मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। और आगे इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है बच्चों, जो आपसे पहले भी पूछा गया, तो आप इसको एक बार करने का प्रयास कीजिए। गरम हल्दी वाले दूध में गरम दूध खालिस्तान के रूप में कार्य करता है, और हल्दी का जो पाउडर है वो खालिस्तान के रूप में कार्य करता है। अब इसमें दूध क्या है और हल्दी क्या है, आपने मुझे ये बताना है। ऑप्शंस देखिए आप, इसमें हल्दी और दूध 2 चीज़ें हैं, आपने बताना है कि कौन सा विलय पदार्थ है और कौन सा विलायक है। फास्ट बच्चों, जल्दी बताइए आप मुझे थोड़ा सा कि कौन सा इसमें विलय है और कौन सा विलायक है। ऑप्शन सी बोल रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पर, कि गरम दूध क्या है यहाँ पर? आपका गरम दूध जो है क्या है यहाँ पर? विलायक है।
और हमने उसमें हल्दी मिलाई है, उसमें हल्दी को हमने डिज़ोल्व किया, यानी उसमें हल्दी हमने मिलाई है। तो ऑप्शन सी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। गर्म दूध यहाँ पर आपका विलायक है, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट यहाँ पर आपका क्या है, हल्दी का पाउडर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विलायक और विलय मिलकर, वेरी गुड, बच्चे आंसर कर रहे हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। रेणु शर्मा, अकम सिंह, वेरी गुड बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपना। अब मैंने आपको बताया कि ठोस और ठोस को मिलाने से भी हमारे जो कुछ मिश्रण हैं वो समांगी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब दो ठोस पदार्थों को मिलाने से भी हमें जो मिलेगा उसे हम कहते हैं बच्चों, मान लो हमने यहाँ पर दो ठोस पदार्थों को मिलाया, ठीक है। परिभाषा ही देख लीजिए आप। एलॉयज क्या होते हैं बच्चों, मिश्र धातु, मिश्र धातु होती हैं। इसको हम इंग्लिश में एलॉय कहते हैं, यानी दो धातुएं जब मिलेंगी। अब धातु हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा सा लेट आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। वेरी गुड बेटा। दूध यहाँ विलायक है और हल्दी विलय है, वेरी गुड। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मिश्र धातु। अब मिश्र धातु की परिभाषा आप देखिए कि दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों को आंशिक या पूर्ण रूप से मिलाने पर जो मिलेगा हमें विलयन, ठोस विलयन मिलेगा, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु के गुण जो होते हैं उनके संघटकों से गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे कि इस्पात, इस्पात क्या होता है बच्चों, स्टील, स्टील जो है मिश्र धातु का ही एक उदाहरण है, ठीक है। कांसा भी एक मिश्र धातु का उदाहरण है। यहाँ पर दो धातुओं को मिलाया है। अब आप थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि दो धातुओं को मिलाने से थोड़ी देर पहले हमने बात की थी तो क्या बन रहा था, यौगिक। और अब हम कह रहे हैं कि दो धातुओं को मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, मिश्र धातु। लेकिन नहीं बच्चों, इनमें अंतर है। यौगिक की जब हमने बात की थी तो वहाँ हम बात कर रहे थे कि जो धातुएं मिलेंगी, धातु और अधातु उसमें मिलेंगी, वो फिक्स रेशो में यानी निश्चित अनुपात में मिलेंगी। लेकिन मिश्र धातु में ऐसा नहीं होता। लगभग हम इसमें बोलते हैं, जैसे स्टील जो है लोहा, निकल, क्रोमियम की मिश्र धातु है, तो इसमें लगभग जो है मिलाई जाती है। को साइंस में इस्पात कहते हैं। यस पुनीत, आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ, बुक में आपके इस्पात ही लिखा होता है। ओके, हाँ। तो इसी प्रकार कांसा जो है आपका पीतल और टाका, टिन की मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु बनाने से फ़ायदा ये होता है कि इनके गुण जो हैं वो अच्छे और इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया है आपके पास। अब आप इससे थोड़ा सा अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए बच्चों। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए कि इस तालिका में निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु उसकी संरचना और उपयोग के साथ सही मेल खाता है। एक तरह से जैसे आप पहले मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस करते थे बच्चों, ये उसी तरह का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें पहला ही नाम देखिए स्टेनलेस स्टील का ही आ गया हमारे पास। स्टेनलेस स्टील जो है यहाँ पर ये पहला नाम, और ये किस किस की मिश्र धातु है, लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल। तो ये बात तो हमारी ठीक है, ये बात हमारी ठीक है। और इससे बनाते गए हम खाना पकाने के बर्तन, तो ये भी ठीक है। फर्स्ट हमारा पूरा क्लियर है। और उसके बाद सोना जो है, आभूषण वाला सोना, उसमें कुछ मात्रा में कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए हम नहीं करते। थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास, कांस्य या और बना हुआ किससे है, ये तांबा और टिन से, और इसका उपयोग घंटियाँ और ये जहाज के प्रोपेलर बनाने के लिए हम करते हैं। सिर्फ नहीं दिखा रहा हूँ। और हाँ जी, ऑप्शन आंसर आने शुरू हो गए हैं बच्चों के, बहुत अच्छे। रेणु शर्मा, कुछ बच्चे और भी आंसर कर रहे हैं। आंसर इज डी। आंसर जो है आपका वो क्या है, डी यहाँ पर, क्योंकि पीतल जो है तांबा और मैग्नीशियम की एलॉय नहीं है, मिश्र धातु नहीं है बच्चों। यहाँ पर गलत है ये मेंशन जो है, यहाँ पर कॉपर और क्या होना चाहिए था, जिंक, कॉपर और जिंक। तो ये तो ऑप्शन आपका वैसे ही रूल्ड आउट हो गया, कॉपर और जिंक होना चाहिए था यहाँ पर। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा बच्चों डी। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारे ठीक है। साफ नहीं दिख रही तालिका, आपको साफ नहीं दिख रही। हाँ, थोड़ा सा ये डिटेल्ड है बच्चों, तो थोड़ा सा क्लैरिटी में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब है अगला जो है हमारा जो है बच्चों, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? हमारा कंसंट्रेशन का मतलब होता है बच्चों सांद्रता। तो सांद्रता जो होती है हमारी, वो हम किसके बेस पे निकालते हैं? दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, द्रव्यमान के आधार पर और आयतन के आधार पर। तो द्रव्यमान हम यहाँ पर किसका लेंगे? द्रव्यमान हम किसका लेंगे? विलेय का। विलेय का द्रव्यमान बटे में हमारा जो है विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। इसी तरह आयतन के आधार पर जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ पर आयतन कर देंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। और ऊपर विलेय आएगा बच्चों, सॉल्यूट जो है ऊपर आएगा, उसी के आधार पर कोई चीज़ जो है कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट होती है। और नीचे आपका आएगा विलयन गुणा में 100। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा कोलाइड्स। कोलाइडल मिश्रण जो होता है, उससे पहले थोड़ा सा हेटेरोजेनस मिक्सचर या निलंबन के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। निलंबन जो है दूसरे प्रकार के हमारे मिश्रण हैं बच्चों, जिसको हम सस्पेंशन भी कहते हैं। निलंबन जो है हमारे दूसरे प्रकार के मिश्रण हैं। निलंबन के कण जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, मिट्टी, पत्ते, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको हम निलंबन कहते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों कोलाइड। अब यहाँ पर आपको दूध दिखाई दे रहा है जैसे, तो ये कैसा मिश्रण है? दिखने में तो बच्चों ये कैसा दिखाई दे रहा है? एक तरह से हमें समांगी मिश्रण ये दिखाई दे रहा है। दिखने में ये हमें समांगी मिश्रण के जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके कण जो होते हैं वो बहुत छोटे नहीं होते। इसके कण जो हैं बड़े होते हैं और इसके गुण जो होते हैं वो विषमांगी मिश्रण जैसे होते हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे धातु और अधातु में आपका उपधातु बीच में था, तो कोलाइडल मिश्रण भी जो होते हैं वो बीच में होते हैं। तो इसके कण बड़े होते हैं और ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रभाव भी दिखाते हैं बच्चों, जिसका नाम है टिंडल प्रभाव। विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। निलंबन और कोलाइड्स जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है बच्चों? देखो कि किसी भी मिश्रण के कण जो हैं वो जब बड़े होंगे तो अगर उस पर प्रकाश की किरण डाली जाएगी तो वो क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को बिखेरते हैं और उसके मार्ग को दिखाते हैं। तो इस प्रकार जब कोई मिश्रण प्रकाश के कणों को बिखेरेगा और उसके मार्ग को दिखाएगा तो उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये एक, टिंडल प्रभाव। और यहाँ पर हम मिश्रण के कणों को अलग भी कर सकते हैं दूध में, जैसे आप अपकेंद्रीकरण विधि, कौन सी विधि से? अपकेंद्रीकरण विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन लेंदी क्वेश्चन से हमने वो नहीं होना बच्चों, डिसअपॉइंट नहीं होना। देखिए, टीना अलग अलग गिलासों में दो द्रव मिश्रणों के माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजारती है। चित्र में टीना जो है, चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पर, और आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये टिंडल प्रभाव से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके पास। पहला ऑप्शन आपके पास है, दोनों तरल द्रव जो हैं कणों को बिखेरते हैं, दोनों अवशोषित कर रहे हैं। और इसमें है कि द्रव एक प्रकाश की किरणों को बिखेरता है और द्रव दो जो है प्रकाश के कणों को अवशोषित करता है। और चौथा ऑप्शन जो है, द्रव के कण जो हैं वो प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं, द्रव दो के कण बिखेरते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि द्रव दो के कण जो हैं वो प्रकाश की किरणों को फैला रहे हैं। इसी प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यस कृष्ण कुमार, आपका आंसर ठीक है बेटा। प्रिया कुमारी, वेरी गुड आंसर बेटा। आंसर इज डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट और है बच्चों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है।
इसको हम फटाफट कर लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं बच्चों, या संतृप्त विलयन वो होते हैं जिसमें हम और विलय पदार्थ, मान लो हम यहाँ पर एक बीकर में हमने 100 ml पानी लिया हमने, और हम इसमें कुछ मात्रा में नमक डालते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम इसमें और नमक नहीं डाल पाएंगे, तब हम कहेंगे कि ये विलयन अब संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया, इसमें और विलय पदार्थ नहीं डाला जा सकता और नमक नहीं डाला जा सकता। और जब हम उसमें और नमक डाल सकते हैं तब उसको हम कहते हैं असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों हमारा वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में जो है बच्चों कोई भी नया पदार्थ आपके पास नहीं बनेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कागज़ है, कागज़ को फाड़ दिया हमने, कागज़ के 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या आपको कुछ नया पदार्थ मिला? नहीं मिला, है ना। तो इस तरह के परिवर्तन जो होते हैं, अभी भी बच्चों के पिछले क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर कागज़ को जब हम फाड़ रहे हैं तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? हमें 2 कागज़ के टुकड़े मिल गए, तो इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि कोई नया पदार्थ इस प्रकार के परिवर्तन में आपको प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा जो चित्र है हमारे पास, यहाँ पर हमने कागज़ को जला दिया, तो कागज़ को जलने के बाद आपको राख प्राप्त हुई। इस तरह के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें कि कोई नया पदार्थ बन जाए, आपके पास कोई नया पदार्थ बन जाए, ठीक है, पहले से उसका रूप पूरी तरह से बदल गया। आप मुझे कुछ और उदाहरण बता सकते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के, जैसे कि लोहे में जंग लग जाना, मोमबत्ती का जलना, ये जलना, भोजन का पचना, ये सब जो हैं किस तरह के परिवर्तन हैं? रासायनिक परिवर्तन हैं। तो क्वेश्चन अगेन फॉर यू, आप इस क्वेश्चन को आंसर करिए बच्चों। निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? इन 4 ऑप्शंस में से आपके पास नए पदार्थ बनते हैं। दीपिका शर्मा, वेरी गुड आंसर बेटा। तो अब आप इसमें ये बताइए कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है इसमें? क्वेश्चन जो है आपके सामने है, बताइए आप मुझे। लोहे का पिघलना, लोहे में जंग लगना, लोहे की रॉड का मुड़ना या लोहे की तार बनाना, कौन सा इसमें भौतिक परिवर्तन है? लोहे का पिघलना नहीं है बेटा, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं लोहे का। लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, वेरी गुड अनिल कुमार। आप बताइए इस क्वेश्चन में बच्चों मुझे कि लोहे का पिघलना, लोहे में जंग लगना, इसमें से लोहे में जंग लगना जो है, सॉरी, लोहे का पिघलना और लोहे की रॉड का मुड़ना और लोहे की तार बनाना जो है हमारे भौतिक परिवर्तन है। जंग लगना जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और जबकि इसमें हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा है भौतिक परिवर्तन, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 राइट आंसर हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। अब कॉन्सेप्ट्स लगभग हम कर चुके हैं, अब आपने उन कॉन्सेप्ट्स को बच्चों अप्लाई करना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ये कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल? अधातु का उदाहरण नहीं है, अधातु का उदाहरण। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 4 जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इनमें आप देखिए कि अधातु हैं। पहले तो यही हमें पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर कौन कौन सी अधातु है। ये देखिए आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, सॉरी आयोडीन सेकंड ऑप्शन में, ये हमें नाम दिए हुए। अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा अधातु का उदाहरण नहीं है। नाइट्रोजन जो है उर्वरकों में पाया जाता है, यानी फर्टिलाइजर्स में। आयोडीन जो है गले के संक्रमण को रोकने में मदद करता है, घावों पर एंटीसेप्टिक यानी बीटाडीन जो हम यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होता है बच्चों। तो आपने बताना है कि कौन सा इसमें अधातु नहीं है। तो इसमें बच्चों सिलिकॉन जो है ना, ऑप्शन में यहाँ पर, सॉरी ऑप्शंस आपको ए दिखाई दे रहे हैं, दिस इज, ये बी मान लीजिए आप, इसको सी और इसको डी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं। डी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है। सिलिकॉन जो है बच्चों वो क्या है? उपधातु है।
उसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म दिखाई देंगे। सिलिकॉन क्या है यहाँ पर आपका उपधातु है। अब कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं इस चैप्टर के और सारे कंप्लीट क्वेश्चंस ही हमने करने हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आजकल रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपके पास अभिकथन है तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो ये ऑप्शन, ये जो है अभिकथन यहाँ पर है आपका, ये क्या है, ठीक है ना। अभिकथन जो है यहाँ पर आपका ठीक है या गलत है, ये देखना है आपने। तत्व और यौगिक जो हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं, और कारण बता रहा है वो इसका कि यौगिक के गुण उन तत्वों के गुणों से अलग होते हैं जिनसे वो बने होते हैं। ये भी बात ठीक है, पर ये देखिए कि क्या ये जो अभिकथन है वो कारण को सपोर्ट कर रहा है या कारण उसको सपोर्ट कर रहा है। तो नहीं, दोनों कथन सही हैं लेकिन अलग अलग हैं, बिल्कुल वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक होगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऑप्शन आपका डी है। तो ऑप्शन बी यानी दोनों ए और आर सत्य हैं लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं फटाफट, क्योंकि फिर हमें क्लास वाइंड अप करनी है बच्चों। दो पदार्थ ए और बी जो हैं अभिक्रिया करके A2B बनाते हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं, और आपको पता ही है नया पदार्थ जो बनेगा वो क्या होगा, यौगिक होगा, है ना। निम्न में से कौन सा गलत है, आपको गलत बताना है इसमें से। उत्पाद A और B के गुण दिखाई देंगे उसमें। जब A2B बन गया हमारे पास, आप कुछ कुछ इसको H2O जैसा समझ सकते हैं। जब A2B बन गया आपके पास तो A और B के गुण उसमें दिखाई हमें नहीं देते, ए और बी के गुण हमें उसमें दिखाई फिर नहीं देंगे, ठीक है। उसके नए गुणधर्म होंगे, जैसे अगर हमने H2O की बात करी थी, सोडियम क्लोराइड की बात करी हमने, H2O की बात करी थी, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें सोडियम और क्लोराइड के गुण फिर हमें दिखाई नहीं देते। उत्पाद का संगठन निश्चित है, ये बात तो बिल्कुल सही है। यौगिक में जो उत्पाद होते हैं उनका संगठन निश्चित होता है, और ये उत्पाद यौगिक नहीं है, ये उत्पाद यौगिक ही होगा बेटा। तो ये हमारा गलत है। फर्स्ट भी हमारा जो है रॉन्ग है, फर्स्ट भी जो हमारा है वो रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर ए हमारे पास है वो भी रॉन्ग है हमारा। और उत्पाद तत्व है, तत्व तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये यौगिक है। दो तत्वों से मिलने के बाद जो बनेगा वो यौगिक होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ सही नहीं पूछा उसने, क्या पूछा है, गलत है, ठीक है ना। तो जो गलत है वो बताने हैं हमने। अब हमारे पास गलत जो ऑप्शन आ गए वो कौन कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए आप, सी ऑप्शन में यही तीनों आंसर हैं, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ए अभी नहीं। ऑप्शन सी में देखिए आप कि 1, 3 एंड 4 ये हमारे यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन इट्स एन ईजी क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने दिवाली पर पटाखे जरूर फोड़े होंगे ना, सब बच्चे दिवाली पर पटाखे वगैरह बहुत पसंद करते हैं, तो जरूर उन्होंने पटाखे फोड़े होंगे। बताइए कि किस अधातु का प्रयोग करते हैं पटाखों में, और ये कौन सा परिवर्तन है, जल्दी से बताइए मुझे, ये कौन सा परिवर्तन है और इसमें कौन सी अधातु का हम प्रयोग करते हैं। भौतिक परिवर्तन नहीं है बच्चों, या कुछ बच्चे भौतिक परिवर्तन, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों को फोड़ेंगे तो आग, रासायनिक परिवर्तन होगा बच्चों। ये पिछले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे, या तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर करिए बच्चों जल्दी से। ये वाला जो है बच्चों, पटाखों में कौन सा अधातु होता है, फॉस्फोरस। कौन सा होता है, फॉस्फोरस। और ये जलना जो है, पटाखों का जलना किस तरह का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है,
ठीक है, अगेन बहुत सारे बच्चे अब सही आंसर कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर चैट बॉक्स में। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, अभी हमारे पास कुछ टाइम है। इनमें से कौन सा विलयन ठोस का उदाहरण है? मैंने आपको बताया था कि विलयन का मतलब ये नहीं है कि वो मिश्रण तो है और उसमें सिर्फ ठोस और द्रव का ही हो सकता है, तो दोनों ठोस पदार्थ क्या होंगे, एक मिश्र धातु बनेगी, है ना। आप याद रखें कॉन्सेप्ट्स को, और एक बार फिर से भी चैप्टर को ज़रूर बच्चों रिवाइज करें आप। अगर आपने जो मेन की वर्ड्स हैं इसके वो भी कर लिए। अब पिछले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बच्चों का मेरे पास, ठीक है, वेरी गुड बेटा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे आप इसमें। वेरी गुड, बी ऑप्शन का आप बता रहे हैं बच्चे। बोरोन नहीं है, बेरिलियम भी नहीं है और ब्रेड भी नहीं है। इसमें आपका सही आंसर है बच्चों बी, कांसा। ठीक है, कांसा जो है आपका सही आंसर यहाँ पर है। तो इस तरह से हमारे पास आपने सभी क्वेश्चंस के बहुत अच्छे आंसर किए। आप बहुत सपोर्टिव भी थे, बहुत अच्छा आपने क्लास को अटेंड किया बहुत अच्छे से। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप डूइंग। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चों, वो भी पूछ सकते हैं आप उससे पहले मुझसे, कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, आपको दोबारा से कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। वी स्टिल हैव 2 minutes लेफ्ट फॉर आवर क्लास। हमने सभी जो है अपने टॉपिक्स कर लिए, तो अगर आपके पास कोई भी डाउट है आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे, कि कोई आप आंसर्स आ रहे हैं अभी तक भी बच्चों के, बहुत अच्छे बच्चों। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। आप इस वीडियो को दोबारा से भी देखें और बुक में से भी चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। एक आपको मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लोराइड्स में और बता देती हूँ वैसे, कि क्लोराइड्स के प्रकार जो होते हैं बच्चों, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसको भी ज़रूर आप पढ़ें, इनफैक्ट लर्न करें उसको। ठीक है, जैसे क्लाउड्स के कोलाइडल जो मिश्रण है उनके प्रकार होते हैं, इमल्शन, एरोसोल, जैसे कि आप जानते हैं कि क्या इमल्शन, तो ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये आप ज़रूर इनको पढ़ें। ठीक है, और इसके अलावा आप जो हमारी फर्स्ट जो हमारी टेबल थी उसको ज़रूर याद रखें, तो आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा लेसन करने में कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये जो टेबल है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको, मुझे उम्मीद है क्लास में सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपके। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं बच्चों। चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख के भेजेंगे तो मैं उसको श्योर आंसर ज़रूर करूँगी। आप इस टेबल को भी अपने उसमें रखिए माइंड में, कि इस तरह से हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में कभी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक्स अ लॉट।